संग्रहालय की गलियारों से केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित एक कहानी में आज प्रस्तुत है कहानी गुल दोपहरिया के पौधे। लेखक हैं श्री हृदय नारायण हृदेश। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से एक कहानी। हम इतने लोग इतनी लफासी करते हैं कि जब सच में कोई अपनापन दिखाए, ये एहसास करवाए, तो भी हम संशय या शक की नजर से ही देखते हैं। खैर, पहलू पक्ष आयाम से इतर गुल दोपहरिया के पौधे के माध्यम से लेखक ने मानव समाज में समानता की एक रेखा खींचने की कोशिश की है कि प्रकृति तो सबको यकसा ही दुनिया में भेजती है, लेकिन खाद, पानी, हवा के अलावा आबो हवा किस तरह से पौधे की तकदीर बदल देती है। एक ही तरह के बीज दो अलग परिवेश पाकर अलग तरह से फलते फूलते हैं, तो फिर इंसान की क्या बिसात है। गुल दोपहरिया का पौधा ही नहीं, अलग अलग जगहों पर एक ही उम्र की होने पर भी दो बच्चियों की, युवा लड़कियों की जिंदगी कितनी अलग, कितनी विरोधाभासी हो सकती है, एक तुलनात्मक आंकलन से सहज ही समझा जा सकता है। और ये भी कि सुकोमल मन की परवरिश पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। आइए सुनते हैं कहानी गुल दोपहरिया के पौधे। घर के भीतर अब चिल्लपांव की आवाज काफी तेज हो गई थी। जग्गी, जिसे मांगने पर भी खाने को कुछ न मिला था, शायद भरसावन की कोठरी में घुसकर लोटपोट करने लगा था और बुआ जी बिगड़ पर बिगड़े जा रही थी। पहल पहल मुझे यहां रहकर यूं लगा था कि मेरी पढ़ाई लिखाई शायद हो न सकेगी। उसके लिए जिस शांतिमय वातावरण की आवश्यकता होती है, उसका यहां सर्वथा अभाव था। पर मजबूरी ने मुझे बराबर यहां बांधे रखा। हॉस्टल की लॉजिंग और फूडिंग में खर्चा था। यह एक मुझ जैसे छात्र के लिए, जिसके पिता साधारण सी बिसात खाने की दुकान करते हो, सहन करना बूते से बाहर था। सगी बुआ के घर रहने से इसकी बचत थी। यद्यपि झेप मिटाने के लिए कर्तव्य की ओट लेकर मैं प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ रुपयों का, गृहस्थी का कुछ ना कुछ सामान डलवा देता था और यह पैसा मैं ट्यूशन से बना लेता था। सुमन, ओ सुम, कहते कहते मैंने तेजी से अपने होंठ दाब लिए और अपने ऊपर झुंझलाया। जब देखो तब यह गलती, और विशेषकर उस समय तो यह अवश्य हो जाया करती थी जब मैं सुमन को पढ़ाकर सीधा लौटा होता था। मिलती है भी तो ये सुमन से कितनी, उतनी ही उम्र, वैसा ही डील डॉल, लगभग वैसा ही रूप रंग, फिर नाम भी एक जैसा, पर्यायवाची, सुमन और कुसुम। मनोवैज्ञानिक शायद इस गलती को मेरे अंतर की कोई गांठ मानेंगे, माने, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्यों भैया जी, अब मुझे क्यों पुकारा? कुसुम जाते जाते बैठक के द्वार पर ठिठक गई थी और मेरी गलती के लिए मुस्कुरा रही थी। ये मैं फूलों के बीज लाया हूं, इन्हें उस सामने वाले कोने में बो देना। अब घर भर में ये कोना ही कच्चा है, क्योंकि बाकी सब जगह तो पत्थर पड़े हैं। तुझे फूल अच्छे लगते हैं? बीज देते देते मैंने पूछा। फूल अच्छे किसे नहीं लगते? वो कागज की पुड़िया में रखे बीजों को देखने लगी और फिर बोली, काहे के हैं भैया जी? गुल दोपहरिया के। गुल दोपहरिया के? हाँ, इसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं। जो ही मैंने समझाना चाहा, त्यों ही अंदर से बुआ जी की चीखती हुई आवाज आई, अरे कहां मर गई? और वो फौरन ही अंदर भाग गई। शायद झूठे बर्तन अभी मंजे ना थे और उसे उन्हें मांजना था। ये गुल दोपहरिया के फूल मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं मंत्र मुग्ध सा होकर उनकी ओर देखने लगता। बंगले में घुसते और लौटते समय मेरे हाथ अनायास पौधों पर होले होले फिसलने लगते। आज जब मैं सुमन को पढ़ाकर चलने लगा तो उसने मेरी फीस के साथ एक कागज की पुड़िया बढ़ाते हुए कहा था, मास्टर जी, इन रुपयों के साथ इस फीस में भैया ने ये भी दिया है। जब मैंने सकुचाते हाथों से पुड़िया खोली और उसमें बंधे हुए नन्हे नन्हे स्याह दानों को देखकर कुछ समझ में न आने के कारण भौचक्का सा बन गया, तो वो खिलखिलाने लगी थी। मास्टर जी, ये आपके प्रिय गुल दोपहरिया के बीज है। आज माली से इन्हें उस दूसरी खाली पड़ी क्यारी में बुआ रही हूँ। कुसुम को सर्दी में ठिठुरते देख मैं सुमन से ट्यूशन फीस मिलने पर पिछले महीने उसके लिए 1 पौंड ऊन खरीद कर लाया था और उसे देते हुए मैंने कहा था, सुनो कुसुम, इससे अपनी पूरी बांह का स्वेटर बिन लेना।
इतनी सुबह ठंड में यूं ही काम करने से एक दिन टैं हो जाओगी। बुआ जी जो सामने बैठी गोदी की बच्ची को दूध पिला रही थी, बोल उठी थी, अरे बेटा, मेरा ऐसा भाग्य कहां जो इन लड़कियों को सर्दी गर्मी व्यापे। अरे ये तो भगवान के घर से अमृत चाट कर चली हैं और पिछले जन्म का अपना कर्ज लेकर ही रहेंगी। बुआ जी ने ऊन उठाकर रख लिया था। उनका कहना था कि वो कुसुम की शादी में काम आएगा। कुसुम ना जाने किस मिट्टी की बनी थी, किस दैन्य अवस्था में भी मुस्कुराती रहती थी। इस आयु में जहां बाकी लड़कियों को सजना संवरना विशेष अच्छा लगता है और वो अच्छे वस्त्रों पर जान देती हैं, कुसुम पुराने पैबंद लगे वस्त्रों को जबान पर बिना एक शब्द लाए धारण कर लेती थी। कभी कभी मुझे उसकी मुस्कुराहट देखकर भ्रम होता था, ये मुस्कुराहट है या रोना। मुझे बुआ जी पर भी क्रोध उठता था कि ना जाने किस पत्थर का इनके हृदय है, जरा सी माया ममता नहीं। अपनी कोख से उत्पन्न की सगी लड़की है या सौत की। पर शीघ्र ही एक घटना ने मेरी ये धारणा बदल दी। मैंने पाया उनके पास भी मां का हृदय है और उसमें भी वात्सल्य की करुणा, माया, ममता, सारा मिला जुला स्रोत फूटता है। पर मजबूरी की मजबूत चट्टान ने उसकी गति को मुर्दा कर रखा है। उस दिन चूल्हे में झुककर पत्थर के कोयले धोंकते धोंकते ना जाने कुसुम के केशों की एक लट खुलकर चूल्हे पर आ गई और एक लपट के साथ जलने लगी। चीख मारती हुई कुसुम जब तक उसे बुझाए उसका पांव निकट ही उतार कर रखी गई खौलते पानी की बटलोई से लगा और वो उसके पैरों पर लौट पड़ी। इसी हंगामे में फिर से एकाएक धक्का खाकर दहकती हुई चूल्हे पर लौट गई। बिजली की फुर्ती से बिखरे हुए अंगारों पर पांव रखती हुई बुआ जी ने मेरी बच्ची कहते हुए उसे उठकर यूं छाती से लगा लिया था मानो वो 16-17 वर्ष की ना होकर 1-2 साल की निरी बच्ची हो। उनका चेहरा आकाश की ओर उठ गया था और आंखों में गीलापन झलकने लगा था। आज सुमन के बंगले में प्रवेश करने पर मुझे बाहर दलान में एक साथ टहलता हुआ पूरा परिवार मिला। सुमन के डैडी भी थे जो सब जज थे और उस समय कम ही दिखाई देते थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही सुमन की मम्मी बोली, लो मास्टर जी आ गए। मैं उन्हें प्रणाम कर चैम्बर में घुस गया जहां सुमन पढ़ती थी। आध मिनट के अंदर सुमन भी आ गई, पर वो अकेली ना थी, पीछे पीछे सब थे। बैठ जाइए मास्टर जी। मुझे आदर में खड़ा होते देखकर सब जज बोले, मुझे आपसे एक राय लेनी है। और ये कहकर निकट पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने मेरी ओर एक कागज बढ़ा दिया जिस पर पेंसिल द्वारा एक बालक का चित्र खींचा गया था। देखिए, इसे सुमन ने बनाया है। अच्छा, मैं चित्र को ध्यान से देखने लगा। मॉडल इसका इंद्र बनाया। इंद्र सुमन का छोटा भाई था। चित्र में इंद्र की बहुत हल्की सी झलक आ गई थी। कहिए मास्टर जी, कैसा है? इस बार सुमन की मम्मी बोली। ये तो बहुत खूब रहा, मुझे कहना पड़ा। सुमन की मम्मी की बाछें खिल गई और वो सुमन की ओर चमकती आंखों से देखते हुए कहने लगी, लो मास्टर जी भी तारीफ कर रहे हैं। और मास्टर जी, मजा यह है कि यह फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया गया है। सब जज साहब भी उल्लास में चमकने लगे थे। वो चर्चा करने लगे कि यदि इसे उचित शिक्षा मिले तो इसका भविष्य निस्संदेह उज्जवल है। क्यों ना इसे आर्ट कॉलेज में भर्ती करवा दें। पढ़ाई के साथ 1-2 घंटे इसकी शिक्षा भी चलती रहेगी। लड़कियों को तो कला में अवश्य दक्ष होना चाहिए। जब तक मैं वहां रहा इसी संबंध में बातें होती रहीं। परिवार का प्रत्येक सदस्य उत्साह से इसमें भाग लेता रहा। वहां से लौटकर मैंने अपनी बैठक में प्रवेश किया ही था कि पुराने किवाड़ों के खुलने की चरमराहट से मेरे आगमन की सूचना पा आज अंदर से दौड़ती हुई कुसुम आ गई और आंचल से कपड़े का बनाया हुआ एक गुलदस्ता निकालकर बोली, लीजिए, आपकी चीज तैयार हो गई। अच्छा, तो इसी के लिए तूने वो सामान मंगवाया था? पहले से क्यों नहीं बताया? पहले से बता देने में भैया आनंद जाता रहता। गुलदस्ता वास्तव में बहुत खूबसूरत बना था। रंगीन रेशम के टुकड़ों को काट काट कर फूल बनाए गए थे और उन्हें तारों द्वारा परस्पर जोड़ा गया था। साटन की हरी हरी पत्तियां थी। फूलों के बीच पराग दर्शाने के लिए चमकीले सितारे जड़े थे और टहनियों पर छोटी छोटी प्लास्टिक की चिड़ियां बैठा ली गई थी। क्या तेरा यह खुद का बनाया हुआ है? मैंने गुलदस्ते को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ भैया जी। झूठ, तुझे फुर्सत भी मिलती है? झूठ नहीं, सच भैया जी। रात में ना मैं देर से सोती हूं। अच्छा, सीखा किससे? वो आप उस दिन पत्रिका नहीं लाए थे, उसी से। उसमें ना इसको बनाने का तरीका लिखा हुआ है। अभी मेरी ये जिरह चल ही रही थी कि वहां गरजती हुई बुआ जी आ गई। आज उनका पारा अधिक चढ़ा था। दोनों हाथों से उसके तेजी से बाल नोचने लगी। क्यों डायन, क्या कर रही है?
बिल्ली क्या तेरा खसम लगती थी जिसके पीने के लिए तू दूध खुला छोड़ाई? अरे मुन्नी, अब क्या तेरा खून पिएगी? हाय राम, अब तेरे दीदे काम में थोड़ा लगते हैं, तुझे तो अब मटर गश्ती चाहिए। कुसुम सब सुनती और सहती रही, जैसे उसने कोई भारी अपराध किया हो। परीक्षा से 15 दिन पहले मुझे अपने घर चले जाना पड़ा, और यह ऐसा जाना हुआ कि फिर लौटना न हो सका। पिताजी की एकाएक तबीयत अधिक खराब हो गई, और उस भयंकर बीमारी ने पूरे 12 दिनों तक उन्हें मौत और जिंदगी के पलड़े पर तौला। 13वें दिन मौत का पलड़ा जमीन से लग गया, और जिंदगी का पलड़ा लाख प्रयत्न करने पर भी उसे टस से मस न कर सका। पढ़ाई जारी रखने का विचार त्यागना पड़ा, क्योंकि सारा बोझ मेरे सिर पर पड़ गया था। दुकान से पिताजी तो घर का खर्चा चला लेते थे, पर मैं ना चला सका। दूसरे, मुझे उस छोटी सी बिसात खाने की दुकान पर बैठने में झेप भी लगती थी। इसलिए मैं किसी अच्छी नौकरी की खोज में रहने लगा था, और आज पूरे 1 साल बाद लखनऊ फिर लौट रहा था, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे सुधीर मिल गया। सुधीर के डैडी से मुझे अपनी सिफारिश करवानी थी। हाकिम होने के नाते उनकी ऊपर पहुंच होने की संभावना थी। बुआ जी के घर सामान उतारकर जब मैं चलने लगा तो सुधीर ने मुझे बैठक के सामने के कोने की ओर मुखातिब किया और बोला, वाह मास्टर जी, आपने गजब किया। गुल दोपहरिया कहीं ऐसी जगह फूलती है? अरे जो बीज आपको दिए थे उन्हीं को मैंने भी बोया था। अरे मेरे यहां चलकर देखना कैसे फूल खिले हैं। यहां की मिट्टी देखो कितनी कंकरीली है, पानी ही नहीं, इन्हें अच्छी खाद की भी आवश्यकता होती है। अरे इन्हें धूप भी तो यहां नहीं मिलती जिसमें ये खिलते हैं। मास्टर जी, ये इतने राम आश्रय ही बढ़ गए हैं। सच में जबकि मेरे यहां के पौधे मुरझाकर झुक गए थे, सुधीर के बंगले में वो लहला रहे थे। उनमें सैकड़ों की संख्या में तूली नन्ही कटोरियां जल गई थी। मेरे आगमन की सूचना सुनकर सुमन बाहर आ गई। जब उसने मुझे नमस्कार किया तो मैंने देखा उसकी मांग में सिंदूर की लाल रेखा है। ये अकेले से दुकेले कब हुई, और वो भी अकेले अकेले? देखिए मास्टर जी, सुधीर शरारत भरी मुस्कुराहट मुस्कुराया, इन्हें नाराज करने पर अब आपको हवाला देखनी पड़ेगी। इनके मिस्टर डीएसपी हैं। बड़े वैसे ही चल। सुमन ने लजाते हुए भाई की चुटकी काटी। उस लज्जा में भी उल्लास स्पष्ट झलक रहा था। जज साहब से मुलाकात कर जब मैं बुआ जी घर लौटा तो आंगन में खड़ी कुसुम को देखकर मैं सकते की अवस्था में आ गया। जब मैं सामान उतारने आया तो वो बाथरूम में थी। वो इतनी बदल गई थी। मुझे याद आया, मेरे जाने से 3 माह बाद घर पर उसके विवाह का पत्र गया था, पर मैं अपने झंझटों में फंसा होने के कारण उसमें सम्मिलित ना हो सका। बाद में उड़ते उड़ते यह खबर भी पहुंची कि उसका पति टीबी का मरीज है, और फूफा जी ने उसे ऐसे के पल्ले बांधकर बहुत गलती की है। पर यहां सौभाग्य का एक भी चिन्ह न था। मात्र सामने पीला सा एक कंकाल कचमैली सफेद धोती में लिपटा खड़ा था, जिसकी मांग शरीर की भांति पीलापन लिए सफेद थी। तो क्या वो? संदेह पक्का निकला। महीने भर पहले वो विधवा हो गई थी। मेरे नेत्रों के सामने फौरन सुमन का वो मुस्कुराता लजाता चेहरा आ गया जो अभी भाई को चुटकी काटते हुए चमका था। कुसुम के चेहरे और उसमें कितना अंतर हो गया था। दूसरे क्षण मेरे मस्तिष्क में ये दोनों चेहरे क्रमशः गुल दोपहरिया के खिले और मुरझाए पौधों में बदल गए। फिर याद आया, दोनों के बीज एक थे, पर अंतर यह था कि एक को नरम मुलायम मिट्टी, अच्छी खाद और खुली धूप मिली थी, और दूसरे को कंकरीली धरती, खाद के स्थान पर मात्र पानी और प्यार ना दे सकने वाली अंधकार की छाया मिली थी। अभी आपने सुनी कहानी गुल दोपहरिया के पौधे। लेखक थे श्री हृदय नारायण हृदेश। वाचन था राजीव शर्मा का। कंपेयर थी तपस्या। कार्यक्रम सहायक योगेश्वर सिंह सुनीर। निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। ये कहानी 6 दिसंबर 1957 को सारंग पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। श्रोताओं, हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए आप प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी राय और सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।